नमस्कार साथियों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि ऊर्जा के कौन कौन से सोर्स हैं। उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, वसा के रूप में जानकारी प्राप्त की थी और बाद में हम लोगों ने शरीर के विकास और अनुरक्षण के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उन पर बातचीत की थी। उसमें सबसे पहले हमारे प्रोटीन को लेकर के चर्चा हो चुकी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग विटामिन का शरीर में क्या कार्य है, खनिज लवण, जल और रेशेदार पदार्थों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटामिन, अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट को हेल्दी, स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर में मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म होती है, कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होती है जिस कारण आपके का जो प्रत्येक शरीर का जो अंग है वो सुरक्षित रह पाता है। तो विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आप देखें तो विटामिन युक्त भोजन लेने के लिए आपको सलाह दी जाती है। जब भी आप डाइट की बात करते हैं उसमें विटामिन और प्रोटीन युक्त भोजन की सलाह आपको सबसे पहले दी जाती है, क्योंकि इन दो के अभाव में मैंने बताया था आप जल्दी ही कुपोषित हो सकते हैं। कुपोषण के लिए मुख्य इन दो तत्वों की जरूरत महसूस होती है। कुपोषण से बचने के लिए आप विटामिन और प्रोटीन का सहारा ज़्यादातर लेने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया कि विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता हमको प्रदान करते हैं। और देखे जाएं तो विटामिन के कई सारे प्रकार हैं। शरीर के अलग अलग अंगों को हेल्दी बनाए रखने के लिए अलग अलग विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। कभी आप पढ़ते होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बहुत सारे प्रकार के विटामिन होते हैं। उसको एक हम दूसरे लेक्चर में विस्तृत इसको कवर करने वाले हैं। फिर जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में लेने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप से हमने जाना कि विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता हमको प्रदान करता है। अगर हमें शरीर में अनुरक्षण का जो मुख्य रूप से कार्य है वो विटामिन का कार्य होता है। विटामिन के कई सारे प्रकारों को लेकर के मैंने बताया कि अगले लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। हरी सब्जियों में, बहुत सारी चीज़ों में विटामिन मिलते हैं, उसको हम लेकर आगे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको लिंक कराना चाह रहे हैं। किसी भी टॉपिक को जब हम लॉन्ग रूप में पढ़ाएंगे तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। अगली बात आती है खनिज लवण। वास्तव में हमारे शरीर में खनिज लवण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारे शरीर का जो आवरण है देखें तो पेशियों का बना हुआ है, और खनिज लवण हमारे शरीर में क्या करता है, पेशी संकुचन और फैलाव का कार्य करता है। आपके देखेंगे तो कोई भी पार्ट है, संकुचन जो फैलाव का कार्य, जैसे कि आप एक उदाहरण ले लेते हैं हृदय का। तो हृदय क्या करता है, हृदय जब पंप करता है संकुचन करता है, फिर फैलाव करता है। अगर आप इस चीज़ पर विचार करें कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिन लोगों को रक्तचाप की बीमारी हो जाती है, तो जो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ हैं शरीर में जिनसे रक्त का स्रावण होता है, तो जब हार्ट पंप करने के समय जब संकुचन करता है तो उसमें नलिकाओं में रक्त के प्रवाह की जो दर है वो बढ़ जाती है। वो माना जाता है सामान्यतः 120 mm समान रूप में होती है। और अगर देखा जाए जब संकुचन के बाद पुनः जब फैलाव होता है तो फिर से ये 80 mm हो जाती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे शरीर का जो सामान्य जो रक्तचाप होता है वो उसकी रेफरेंस रेंज 80 से 120 होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में खनिज लवणों की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जैसे देखेंगे आप हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का हम प्रयोग करते हैं, फलाहारी नमक KCl का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा सेंधा नमक CaCl2 का प्रयोग करते हैं। तो जब हमारे शरीर में खनिज लवणों की जो उचित मात्रा होती है, संतुलित मात्रा होती है, वो सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में हमें मदद करती है। किंतु अगर इसकी मात्रा यदि जरा सी भी ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा से आपको समस्या पैदा करती है। देखते हैं कैसे। जब आपके शरीर में खनिज लवण ज़्यादा हो जाएंगे तो पेशी संकुचन बहुत ज़्यादा होगा इस तरह से। और जब जैसे हार्ट का उदाहरण दे रहे थे, हृदय का उदाहरण दे रहे थे, तो हृदय में क्या होगा, पेशी संकुचन ज़्यादा होगा, बहुत तेज़ी के साथ पंप करेगा। उस समय उसकी जो सामान्य जो दर है वो 120 से ऊपर चली जाएगी। सामान्य दर 120 के ऊपर चली जाएगी, और जिस व्यक्ति को इससे ऊपर चली जाती है वो एक तरह से रक्तचाप का शिकार हो जाता है, क्योंकि जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें तेज़ी से रक्तस्राव होने लगता है और उस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। और जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वो कहता है अरे क्या करें,
तरह से समस्या में आ जाता है, पसीना आने लगता है, परेशान हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर आप देखें तो खनिज लवणों की अधिकता के कारण होता है, और अगर आप देखें तो इसकी शरीर में कम मात्रा भी अगर होगी तो संकुचन कम होगा, तो उस समय आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। इस बात पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो तरह तरह की समस्याएं पैदा होंगी। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है तो लकवा जैसी बीमारी हो सकती है, ब्लड का क्लॉट हो सकता है, कहीं पर पैरालिसिस जिसको आप बोलते हैं, उस बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आप देखें तो जो खनिज लवण है शरीर में, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो आयरन हो, इस तरह से आप देखेंगे तो शरीर में तरह तरह के हमारे जो खनिज लवण होते हैं, मुख्य रूप से कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, सोडियम है, इन सारे खनिज लवणों की अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। आप जानते होंगे कैल्शियम हमारे शरीर में, पोटेशियम एक तरह से अलग अलग भूमिकाओं में इसको ज़रूर देखेंगे आप। तो जैसे आयरन है, आयरन क्या करता है, रक्त अल्पता की जो बीमारी है वो आयरन की कमी से ही हो जाती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को जो बनाए रखने में, प्रॉपर हीमोग्लोबिन बनाए रखने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो खनिज लवण होते हैं उनकी भी शरीर के उचित पोषण के लिए खनिज लवणों की ज़रूरत हमको होती है शरीर में। अगर हम खनिज लवण को बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको लेने के लिए बिस्लरी वाटर का प्रयोग करते हैं। तरह तरह के खनिज लवणों को प्राप्त करने के लिए बिस्लरी वाटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि खनिज लवणों की हमारे शरीर में किस प्रकार से ज़रूरत है। ये पेशी संकुचन के लिए, शरीर की उचित देखभाल के लिए हमारे शरीर में आवश्यक होता है। देखेंगे कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं कैल्शियम की कमी के वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। तो अलग अलग जो भी हमारे खनिज लवण है उनका सबका अलग अलग महत्व है, उन सब की विस्तृत लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। आगे बात आती है जल। जल शरीर के लिए क्यों जरूरी है? इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कोई भी जैव रासायनिक क्रियाएं हों, मैंने बताया शरीर में एक साथ बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए उसको संपादित करने के लिए जल की ज़रूरत होती है। और आपको सिर्फ उसके लिए ही नहीं, आप देखेंगे तो आपके शरीर में जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, पसीने के रूप में जो जल बाहर आता है, तो शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन है, जो शरीर के अंदर की विशुद्धियाँ हैं, वो क्या होती हैं, अशुद्धियाँ जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। अगर जल नहीं होगा प्रॉपर रूप से आपके बॉडी में तो क्या होगी, वो शुद्धियाँ बाहर नहीं आ पाएंगी। और अगर देखें तो आपके शरीर में ताप नियमन का भी कार्य करता है। अगर शरीर में हम देखा होगा, जब हम कभी दौड़ के आते हैं उसके बाद हमें पसीना निकलता है, हमारा शरीर ठंडा होने के लिए हमको पानी प्यास लगती है। जब हम पानी पी लेते हैं उसके बाद हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो आप देखेंगे तो शरीर के ताप को नियमित बनाए रखने के लिए भी जल की ज़रूरत पड़ती है। शरीर में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए, मलमूत्र का त्याग करने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट चीज़ जो इसमें आ जाती है वो रेशेदार पदार्थ। भारत में रेशेदार पदार्थों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। फिलहाल पिछले एक दशक में इस पर ध्यान देने की ज़रूरत महसूस की गई है। वास्तव में रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे शरीर में जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि शरीर में जो उचित रूप में अगर आपको मलमूत्र का त्याग करना है, आपके शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके शरीर में जो आहार नाल होती है उसमें भोजन संचित होता है। अगर रेशेदार पदार्थ आप नहीं लेंगे तो वो काफ़ी समय तक स्टोर रहता है भोजन आहार नाल के अंदर। तो क्या होगा, जब ज़्यादा समय तक मौजूद रहेगा तो शरीर में बहुत सारी जो अशुद्धियाँ हैं, टॉक्सिन है, वो बाहर निकालने में हमको मदद कम मिल पाएगी। उसको ज़्यादा समय लेने पर टॉक्सिन ज़्यादा बनेगा, समस्या पैदा होगी हमको। तो शरीर में जो रेशेदार पदार्थ होते हैं उनके प्रयोग से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। वास्तव में अगर देखें तो रेशेदार पदार्थ क्या होते हैं, तो आप चोकर युक्त जो अनाज है वो ले लेंगे। अगर आप देखेंगे तो ईस बगोल की जो भूसी होती है, जो हमारे यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर ये फूड में गिना जाता है। जो चोकर युक्त अनाज है उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ताज़े फल लेते हैं, उसमें भी आप अच्छी मात्रा में रेशेदार पदार्थ मिल सकते हैं। यानी फाइबर युक्त डाइट
आपके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने में भी मदद करती है और साथ में कब्ज जैसी बीमारियों से दूर रखने का भी प्रयास करती है। साथ में अगर आप देखें तो जैसे भिंडी है या कटहल है, इसमें भी रेशेदार पदार्थ पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिल जाते हैं। जो हरा मटर है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो रेशेदार पदार्थ उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि रेशेदार पदार्थों का शरीर में क्या कार्य है और अंकुरित अनाज का आप जो प्रयोग करेंगे उसमें भी रेशेदार पदार्थ आपको मिल जाएंगे। आजकल तो भुट्टा का चलन चल रहा है। जब आप जो कच्चा दूधिया जो भुट्टा होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त मात्रा में फाइबर आपको उपलब्ध होता है। जब आप कच्चा उसको चबाने का प्रयास करते हैं तो अच्छी मात्रा में आपको उसमें फाइबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप सब लोगों ने जाना कि रेशेदार पदार्थों की हमारे शरीर में क्यों ज़रूरत होती है। कब्ज से बचाए रखने के लिए, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन है उसको निकालने के लिए हमको रेशेदार पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।